अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पीएमसी की जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 है, उसका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज कॉल्ड एज। तो हमारे पास जो अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको क्या कहा जाता है। तो हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर आ जाते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ये जो होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स, इनके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। मतलब कि इनका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के नतीजे में जो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है उसको कहा जाता है एडक्ट। तो उसको कहा जाता है एडक्ट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन हैं उनमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है एडक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एडक्ट। मतलब कि हमारे पास जो अल्डिहाइड हैं या फिर जो कीटोन है, इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको कहा जाएगा एडक्ट। तो ऑप्शन बी इसका है हमारे पास करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स डैश पार्टिकल्स। मतलब कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होता है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होता है, उसका जो एक मोल होता है उसके अंदर एवागेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कि 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23, जो कि एवागेड्रो नंबर है। हमारे पास इतने पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इन जनरल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ ऑर्डर A1 B3 ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 0। तो हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस ऑर्डर वाले होते हैं। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका एक ऑर्डर होता है। तो हमें बताना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनका क्या ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास जो सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में ही, उसके इन्फ्लुएंस में ही होते हैं, वैसे ये नहीं होते। तो इनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी के अंदर होते हैं। तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन का हमारे पास होता है रेट, ये जो रेट होता है ये डिपेंड नहीं करता जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है उस पर। मतलब कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो इस रिएक्शन के रेट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। मतलब रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो इसकी वजह से ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं उनका ऑर्डर होता है ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो हमारे पास रेट है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। तो कोई ऑर्डर नहीं होगा, ज़ीरो ऑर्डर, डी ऑप्शन। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द एसेंशियल कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग इज दैट द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट ऑप्शन ए एडेड, ऑप्शन बी मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी ओवरलैप, ऑप्शन डी डिवाइड। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के दौरान जो एटम्स है उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या हों, कौन सी वो कंडीशन होनी चाहिए। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनने के लिए एक असेंशियल कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएं तो उन एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हों, ओवरलैप करें। मतलब कि जब दो एटम्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उन बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो ही बॉन्ड बन पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ओवरलैप। मतलब कौन सी कंडीशन है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, सी ऑप्शन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सारे ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हों तो उनको कहा जाता है अल्केन्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अल्केन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आयोनाइसिस, ऑप्शन ए स्लोली, ऑप्शन बी डोंट आयोनाइज, ऑप्शन सी आयोनाइज रैपिडली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें से स्ट्रॉन्ग होते हैं, दूसरे वीक होते हैं। तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि आयोनाइज होते हैं, और वो जो आयोनाइज होते हैं वो रैपिडली होते हैं आयोनाइज। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास आयोनाइसिस रैपिडली, ये इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट्स इन लेबॉर्ट्रीज। तो जो हमारे पास लेब्स होती हैं, लेबॉर्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि यूज होता है एज सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो एसिटिक एसिड होता है वो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे इन लेबॉर्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल एलॉय विथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारे पास इंटरस्टिशियल एलॉय बनाता है विथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंटरस्टिशियल एलॉय होता क्या है। तो हमारे पास जो एलॉय होता है वो क्या होता है, वो जो डिफरेंट दो मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी मिक्सचर होता है। और जो इंटरस्टिशियल एलॉय होता है वो क्या होता है, तो हमारे पास जो इंटरस्टिशियल एलॉय होता है ये बनाते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इंटरस्टिशियल एलॉय के अंदर, उनका पूरा क्रिस्टल होता है एक। उस क्रिस्टल के अंदर जो हमारे पास एटम्स होते हैं, उन एटम्स के बीच में स्पेसेस होती हैं जिनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पूरा क्रिस्टल है ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो ये उसके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं। तो ये जो एटम्स हैं उनके बीच में क्या है, डिफरेंट हमारे पास स्पेसेस हैं। जैसे ये दो एटम्स हैं तो इनके बीच में ये क्या हो गई, हमारे पास स्पेस है जिसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो होता क्या है कि जो ये इंटरस्टिशियल एलॉय बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके अंदर, जो क्रिस्टल के अंदर ये जो स्पेसेस होती हैं, इन स्पेसेस को कुछ स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उसके नतीजे में बनते हैं इंटरस्टिशियल एलॉय। मतलब कि इंटरस्टिशियल एलॉय ऐसे एलॉय है जिनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्रिस्टल लेटिस हो पूरा, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच वाली इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, उनके अंदर जब कोई स्मॉल एलिमेंट्स आके ऑक्यूपाई करें तो फिर जो हमारे पास एलॉय बनेगा उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल एलॉय। मतलब ये स्पेस है, इनके अंदर ये छोटे छोटे एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास ये एलिमेंट है इनमें से वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ऐसे इंटरस्टिशियल एलॉय बनाते हैं। मतलब कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं इनमें से जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो स्पेसेस है उनके क्रिस्टल के अंदर वो जाके ऑक्यूपाई करके इंटरस्टिशियल एलॉय बनाते हैं। तो वो होता है हमारे पास हाइड्रोजन। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है उसके एटम्स क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट का लेटेस्ट होता है, क्रिस्टल होता है, उसके अंदर जो छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं उन स्पेसेस को जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इस तरीके से वो इंटरस्टिशियल एलॉय बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी हाइड्रोजन। 9th नंबर क्वेश्चन, इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशंस आर। तो कह रहा है कि जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है बैलेंस करने का इक्वेशन का, उसके अंदर जो इक्वेशंस होती हैं वो ऑप्शन ए रिटन विथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑप्शन बी स्प्लिट इनटू टू ऑफ रिएक्शन, या ऑप्शन सी ओनली ऑक्सीडेशन पार्ट इज रिटन, या ऑप्शन डी ओनली रिडक्शन पार्ट इज रिटन। मतलब कि जो हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है जो, उसके अंदर क्या किया जाता है इक्वेशंस के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशंस मिली हुई होती हैं आयोनिक इक्वेशंस, उनको क्या किया जाता है, उनको दो इक्वेशंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जो इक्वेशन हमें मिली होगी उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा दो इक्वेशंस के अंदर, दो उसके हाफ रिएक्शंस कर दिए जाएंगे। मतलब एक ऑक्सीडेशन वाली, दूसरी रिडक्शन वाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास बी, स्प्लिट इनटू टू हाफ रिएक्शंस। मतलब कि उस इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ऑक्सीडेशन वाली, दूसरी रिडक्शन वाली। मतलब दो हाफ रिएक्शंस के अंदर स्प्लिट किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है मेनली तो वो डिपेंड करता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, बट ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है हमारे पास वो क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है हमारे पास वो किसी भी एलिमेंट की
इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, मतलब कितना इजीली कोई हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर उससे रिलेटेड होता है। मतलब कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना लॉस कर रहा है, तो उतना उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एनर्जी चेंज होती है जब किसी भी गैसियस एटम के अंदर कोई हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो फिर जो एनर्जी चेंज आती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मतलब मेटल्स के अंदर कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जितनी वो कम होगी उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब वो इतना इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जितनी एनर्जी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन कम देनी पड़ेगी। और फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर है उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितनी ये सलाहियत जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली, मतलब कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत, ये जितनी हमारे पास कम होगी उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, मतलब उतना इलेक्ट्रॉन देने वाली जो सलाहियत है मेटेलिक कैरेक्टर वो ज़्यादा होगा। तो उसका मतलब कि सबके ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन, एल्ब्यूमिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है मिल्क, ऑप्शन बी के अंदर एग्स, ऑप्शन सी के अंदर बीन्स, ऑप्शन डी के अंदर मसल्स। तो हमारे पास जो एल्ब्यूमिन होता है वो ऐसा प्रोटीन होता है जो कि एग्स के अंदर मिलता है हमें, तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है विच विल एवापोरेट फास्टर, हॉट वाटर इन कप और कोल्ड वाटर इन अ कप। मतलब कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास दो कप्स हैं, एक कप के अंदर है हॉट वाटर, दूसरे के अंदर है कोल्ड वाटर। तो अब हमारे पास जो हॉट वाटर है वो जल्दी एवापोरेट होगा या फिर हमारे पास कोल्ड वाटर, कौन सा वाटर हमारे पास फास्टर एवापोरेट करेगा? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कोई भी लिक्विड होती है उसका एवापोरेशन का रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो जो एवापोरेशन रेट होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, मतलब जो रेट होता है एवापोरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। मतलब कि जितना हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना हमारे पास एवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, मतलब कि कोई लिक्विड जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से और तेज़ी से एवापोरेट होगी, उसकी एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें हॉट और कोल्ड वाटर के अंदर फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क जो है हमारे पास वो है टेम्परेचर का। सो कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर कम है, हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके अंदर एवापोरेशन तेज़ होगी, क्विक होगी, फास्टर होगी। तो हॉट वाटर जो है हमारे पास वो फास्टर एवापोरेट करेगा। तो उसका मतलब कि बी ऑप्शन इसके अंदर सही है, क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है द गैस लॉस डिस्क्राइब्स द डैश बिहेवियर ऑफ गैसेस, एब्रप्ट, ऑप्शन बी नॉन यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म, ऑप्शन डी डिसऑर्डर। तो हमारे पास ये जो गैस लॉस होते हैं डिफरेंट हमने पढ़े हैं, तो ये जो गैसेस का यूनिफॉर्म बिहेवियर होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि ऑप्शन सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारे पास उसका क्या यूनिट होता है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? तो हमारे पास जब भी कोई भी हमारे पास एक इंडिविजुअल गैसियस एटम होता है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस वक्त जो एनर्जी की चेंज आती है, एनर्जी चेंज आती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इसका यूनिट होता है हमारे पास किलो जूल पर मोल, मतलब कि KJ पर मोल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी ऑप्शन, किलो जूल पर मोल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर देन वाटर इज ड्यू टू द रीज़न। तो ये डिफरेंट जो हमारे पास रीजन्स हैं इनमें से वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से जो ईथर है उसकी बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू वाटर कम है? तो ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है ईथर इज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑप्शन बी वाटर इज वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन सी हाइड्रोजन ईथर इज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या ऑप्शन डी वाटर हैज़ लोअर वेपर प्रेशर। तो कोई भी हमारे पास लिक्विड होती है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो जो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट होती है
वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उन पे डिपेंड करती है। मतलब कि जो टेम्परेचर जिस पे कोई भी हमारे पास लिक्विड बॉयल होगी, जो कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट, वो डिपेंड करेगी उसी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच वाला जो फोर्स है जिसको हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उन पे डिपेंड करेगी। तो जितने हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे उतनी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होगी वो उतना ज़्यादा होगा। जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे उतना उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी, मतलब उतना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो लो बॉइलिंग पॉइंट है हमारी ईथर की एज़ कम्पेयर टू वाटर, वो क्यों है। तो सीधी सी बात है, ईथर की बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो एज़ कम्पेयर टू वाटर क्या होंगे, कम होंगे। तभी हमारे पास जिस टेम्परेचर पे ईथर बॉयल हो रहा है वो वाटर के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो वाटर से वीक हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे इसके, तभी उसको कम टेम्परेचर लगेगा उसको बॉयल होने में, क्योंकि फोर्सेस वीक हैं तो उनको टूटने के लिए सिर्फ कम टेम्परेचर चाहिए एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए के अंदर तो कह रहा है ईथर इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो तो नहीं है। ऑप्शन बी वाटर है वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के अंदर तो स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन सी ईथर इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इनमें से वो कौन सा रिएक्शन है जिससे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है। तो हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास अल्कोहल है उनसे वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो, हमारे पास रिमूव हो। तो वाटर का रिमूवल अल्कोहल से होगा किस तरीके से, कौन सा वो इनमें से रिएक्शन है जिसके थ्रू डिहाइड्रेशन होगी अल्कोहल में, वो बताना है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो इथाइल अल्कोहल है, जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा किसी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, जैसे कि हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि वाटर को रिमूव कराने में हेल्प करता है। तो जब ऐसे किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा, इससे वाटर का रिमूवल होगा। वो किस तरीके से होगा, ये जो हमारे पास दो कार्बन हैं इसके अंदर, तो एक कार्बन से रिमूव होगा हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से रिमूव होगा हाइड्रोक्सिल। मतलब कि हमारे पास ये जो कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन से रिमूव हो जाएगा हाइड्रोक्सिल, ये जो कार्बन है दूसरा, इससे होगा हाइड्रोजन रिमूव। तो उसका मतलब कि ये जो हाइड्रोजन निकला यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोक्सिल, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और इसके नतीजे में हमें मिल जाएगा वाटर, मतलब वाटर हो जाएगा इस तरीके से रिमूव। तो अब वो कौन सा रिएक्शन है जिसके थ्रू ये हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, दो जो हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं उनमें से एक से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, दूसरे से रिमूव हो रहा है हाइड्रोक्सिल। जब ये रिमूव होंगे हमारे पास तो क्या होगा, तो हर कार्बन की एक एक वैलेंसी तो खाली हो जाएगी। तो जब एक एक वैलेंसी इन दोनों की फ्री हो जाएगी तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ दूसरा एक बॉन्ड बना लेंगे, मतलब अभी सिंगल बॉन्ड अब हो जाएगा इनके बीच में डबल बॉन्ड। मतलब कि अब हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, मतलब अल्कीन बन जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है हमारे पास, तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स है उनसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और उसके नतीजे में मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये रिएक्शन हो रहा है, और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसा होता है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव होते हैं फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, मतलब दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं, वहाँ से हमारे पास एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो वो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो उसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ भी जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं वहाँ से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव हुए हैं
और फिर मल्टीपल बॉन्ड की फार्मेशन हो रही है, तो दैट्स बाय इट्स एन एलिमिनेशन रिएक्शन। 17 क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आर आल्सो नेम्ड एज। तो हमें कह रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होते हैं उनको दूसरा क्या नाम दिया जाता है। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होते हैं उनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो उसका मतलब कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम क्लोराइड या ऑप्शन डी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं इनमें से कैटलिस्ट के तौर पे कौन यूज़ होता है इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होते हैं इनके अंदर दो रिएक्शन आ जाते हैं, एक होता है अल्काइलेशन, दूसरा होता है असाइलेशन। अल्काइलेशन और असाइलेशन किसकी, हमारी बेंजीन की। मतलब कि बेंजीन में या अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएं वो रिएक्शन जिसको अल्काइलेशन कहते हैं, दूसरा जो हमारे पास बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं असाइल ग्रुप को जिसको असाइलेशन कहते हैं। तो ये जो दो रिएक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं कंबाइनली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं इनके अंदर कैटलिस्ट यूज़ होता है जो कि होता है हमारे पास एक लेविस एसिड, मतलब कि लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो वो लेविस एसिड कैटलिस्ट कौन होता है, वो होता है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये होता है हमारे पास यूज एज कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ऑप्शन जो हमारे पास है सी वो इसका होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स आर सब एनर्जी लेवल्स इज। तो हमारे पास जो सब शेल्स होते हैं या फिर सब एनर्जी लेवल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है। तो हमारे पास जो सब शेल्स होते हैं या सब एनर्जी लेवल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है जो कि हमें सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 2l+1। तो ये जो फार्मूला है इससे कैलकुलेट किया जाता है सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर, मतलब कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं एक सब शेल के अंदर, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास एल है वो क्या है, वो हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट सब शेल्स के अंदर, तो वो आपको पता होंगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन अकोमोडेट इन ए सब शेल। तो एल की वैल्यू जो होती है एस के लिए वो होती है 0, पी के लिए होती है हमारे पास 1, डी के लिए होती है हमारे पास 2 और जो एफ होता है उसके लिए होती है हमारे पास 3। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट एल की वैल्यूज़ होती हैं जब ये आप लगाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2l+1 वाले फार्मूला में तो आप इजीली बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं एक सब शेल के अंदर। तो जो हमारे पास एस होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। तो ये इसी फार्मूला से पता चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2l+1। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाटर फ्रीजेस टू आइस इट ऑक्यूपाइज डैश मोर स्पेस। तो कह रहा है कि जब हमारे पास जो वाटर होता है वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फ्रीज हो जाता है, तो फिर वो वाटर कितनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि जो हमारे पास वाटर है जैसे वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी जो आइस होती है वो लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो वो 0.9 टाइम्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद as reaction proceeds the concentration of reactants, option A decreases, option B remains unchanged, option C increases या option D cannot be predicted। तो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड करेगा, मतलब जैसे रिएक्शन हमारे पास चलेगा तो उसके नतीजे में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उसके साथ क्या होगा। तो हमारे पास कोई भी जो रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे रिएक्शन टाइम के साथ प्रोसीड करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी।
तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वुड बी डिक्रीजेस, मतलब कम होगी, ए ऑप्शन। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिजल्ट्स एट एनोड, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है उसकी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जाएगी तो उसके नतीजे में एनोड के ऊपर हमें क्या चीज़ मिलेगी। तो जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है उसकी एक्विस सॉल्यूशन है, तो जब उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो यूजुअली तो हमें पता है कि हमारे पास जो कैथोड होता है वहाँ पे सोडियम मिलता है और जो एनोड होता है वहाँ पे क्लोरीन मिलती है। बट यहाँ पे हमें कह रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कौन सी है हमारे पास, डाइल्यूट है। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है, डाइल्यूट एक्विस सॉल्यूशन किसकी, सोडियम क्लोराइड की, तो उसके अंदर जो आइन प्रेडोमिनेट करते हैं वो होते हैं वाटर के आइंस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, जो कि होते हैं हाइड्रोजन आइन, दूसरा हाइड्रो ऑक्सिल आइन। तो जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो सोडियम और क्लोरीन आइन बहुत ही कम होंगे, और जो प्रेडोमिनेट करेंगे आइंस वो होंगे हाइड्रोजन आइन और हाइड्रो ऑक्सिल आइन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो एनोड है वहाँ पे हमारे पास हाइड्रो ऑक्सिल आइन जाएंगे, और जो हाइड्रो ऑक्सिल आइन जब जाएंगे एनोड पे तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के अंदर, मतलब ऑक्सीजन डिपोजिट हो जाएगी हमारी एनोड पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑक्सीजन, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड की। उसके बाद द रेशियो ऑफ पीवी टू टी इज द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पीवी और टी का जो रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है। ऑप्शंस में क्या कह रहा है, तो ऑप्शंस के अंदर हमें कह रहा है कि ऑप्शन ए में कह रहा है के, ऑप्शन बी में आर, ऑप्शन सी में एन, ऑप्शन डी में के। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि जो हमारे पास पीवी और टी का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो होती है वो इनमें से ऑप्शन में से कौन सी होती है। तो जो पीवी और टी का रेशियो होता है मतलब पीवी अपॉन टी, ये एक्चुअली कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो कि हमारे पास है आर, मतलब कि पीवी और टी का रेशियो इक्वल होता है आर के। तो ये हमारे पास आर कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब पीवी और टी का रेशियो कांस्टेंट है जो कि बराबर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसके तहत हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे पास P1 होगा, V1 और T1 ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास P2 V2 और अपॉन T2 के। तो जब हम प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करेंगे फिर भी उसका मतलब कि ये रेशियो कॉन्स्टेंट रहेगा, इसकी वजह से हमने ये लिखा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये जो फार्मूला होता है ये वाइडली यूज़ होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है फार्मूला। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है डीनेचुरिंग ऑफ प्रोटीन इज द डैश प्रोसेस। तो हमारे पास जो प्रोटीन होता है उसकी डीनेचुरेशन होती है वो कौन सा प्रोसेस होता है। तो हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी जो डीनेचुरेशन होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक नेचर होती है, मतलब कि एक उनकी खास नेचर होती है जो कि डिपेंड करती है उनकी एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर। तो जब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सारी बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसके नतीजे में जो उनकी वो स्पेसिफिक नेचर है वो भी बरकरार नहीं रहती, मतलब कि उनकी नेचर क्या हो जाती है, डी नेचर हो जाती है, मतलब डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन के अंदर। तो अब ये जो डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन के अंदर ये कौन सा प्रोसेस है, क्या ये रिवर्सिबल है, क्या रिवर्सिबल है या इक्विलिब्रियम। तो होता क्या है कि हमारे पास जो प्रोटीन की डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस होता है ये काफ़ी केसेस के अंदर इरिवर्सिबल होता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये रिवर्सिबल भी होता है। उसका मतलब कि हमारे पास जो प्रोटीन डीनेचुरेशन है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 टोलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ डैश, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर एसीटेट, हमारे पास क्यूप्रिक टार्ट्रेट, ऑप्शन डी है क्यूप्रिक सिट्रेट। तो हमारे पास जो टोलेंस रिएजेंट होती है वो अमोनिकल सॉल्यूशन होती है इनमें से किस कंपाउंड की। तो हमारे पास जो टोलेंस रिएजेंट होता है वो एक्चुअली अमोनिकल सॉल्यूशन होती है हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट होता है मतलब HeNO3। तो HeNO3 की ये क्या होती है हमारे पास अमोनिकल सॉल्यूशन होती है। तो इसीलिए टोलेंस रिएजेंट को कहते हैं हम कि टोलेंस रिएजेंट इज सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सॉल्यूशन, मतलब अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ए ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मतलब ह्यूमन ब्लड जो होता है हमारा उसकी पीएच कितनी होती है। तो हमारे पास जो ह्यूमन ब्लड होता है मतलब इंसानी खून होता है उसकी जो पीएच होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 7.35। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी 7.35। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ एंजाइम्स आर देयर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मतलब कि जो बायोकेमिस्ट्री की इंटरनेशनल यूनियन है, एक बड़ी तंजीम है, जो इदारा है एक बड़ा, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स की कितनी क्लासेस होंगी। मतलब जो इंटरनेशनल यूनियन है बायोकेमिस्ट्री की उसने एंजाइम्स को कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। तो एंजाइम्स को उन्होंने 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 6। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज फाउंड बाय डिपिंग द इलेक्ट्रोड इन इट्स ओन आइंस विथ मोलरिटी इक्वल्स टू, मतलब कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो फाइंड करने के लिए जो इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं उसी इलेक्ट्रोड के जो आइंस होते हैं उनकी सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वो किसके इक्वल होती है। तो हमारे पास कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है उसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो क्या किया जाता है, उसको उसी के आइंस की सॉल्यूशन होती है उसके अंदर डिप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से फिर पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम होता है। तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड कब होता है हमारे पास, तो स्टैंडर्ड हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब होता है जब हमारे पास जो आइंस वाली सॉल्यूशन है उसी इलेक्ट्रोड की, अगर उसकी कंसनट्रेशन हम रखें 1 मोलर, मतलब कि 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तब हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दूसरी कौन सी कंडीशंस होती हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, वो होती है हमारे पास कि टेम्परेचर 25 डिग्री सी रखा जाए और जो गैस प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक रखा जाए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया जाएगा तो वो होगा हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 1, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जब इलेक्ट्रोड को डिप किया जाएगा उसी के आइंस की सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या 1 मोलर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मीथेनॉल अपॉन हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन। तो हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन होती है और उसके नतीजे में इनमें से कौन सा कंपाउंड होता है जो कि मीथेनॉल प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास जो मीथेनॉल होता है वो किसकी हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन के नतीजे में बनता है। तो हमारे पास जो मीथेनॉल होता है वो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड जो होता है उस फॉर्मल्डिहाइड की जब की जाती है रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन उसके नतीजे में हमें मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑप्शन ए के अंदर फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है हमारे पास HCHO, ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर क्या कह रहा है, केमिकल इक्वेशन डू नॉट टेल अबाउट द डैश बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस। जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है वो इनमें से किसके बारे में नहीं बताती, कुछ लिमिटेशंस की वजह से। तो ऑप्शन ए में रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी में प्रेशर, ऑप्शन सी कंडीशंस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो हमारे पास जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि किस प्रोपोर्शन के अंदर रिएक्टेंट्स मिलते हैं, किस प्रोपोर्शन के अंदर ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं अगर बैलेंस इक्वेशन हो। सिर्फ यही चीज़ हमें पता चलती है, बाकी रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें नहीं पता चलता। तो ए ऑप्शन। और हमारे पास जो प्रेशर होता है वो पता चल जाता है हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम भी हमें पता होता है तो प्रेशर बता सकते हैं। बाकी जो हमारे पास ये कंडीशंस हैं वो भी हमारे पास ये इक्वेशन से पता नहीं चल सकती। तो उसका मतलब कि कौन सी चीज़ें इनमें से पता नहीं चलती केमिकल इक्वेशन से रिएक्शन के बारे में, तो वो है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा कंडीशंस। तो ऑप्शन ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद द रेट कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय। तो हमारे पास जो रेट कॉन्स्टेंट होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास जो रेट एक्सप्रेशन होता है या फिर रेट इक्वेशन होती है उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट होता है जिसको कहा जाता है रेट कॉन्स्टेंट, जिसको हम करते हैं रिप्रेजेंट के से। जो हमारे पास के होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा के।
तो हमारे पास जो 32nd नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन बिकम्स डबल्ड इफ़ डैश। ऑप्शन ए में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डबल्ड, ऑप्शन बी में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डबल्ड, ऑप्शन सी में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ट्रिपल्ड, या ऑप्शन डी में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिमेन सेम। तो हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होता है उसका जो पूरा रेट होता है वो किस चीज़ की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो इसका जो पूरा रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि यूनी मॉलिक्यूलर है। और वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, वो होता है हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। उसका मतलब कि हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है उसका रेट सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसी की वजह से हम इसको कहते हैं SN1 मीन्स यूनी मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसका पूरा जो रेट होता है वो इसी एक अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है पूरा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। तो उसका मतलब कि हमारे पास जो रेट है SN1 रिएक्शन का वो सबस्ट्रेट जो कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड उसकी कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे उतना ही हमारे पास रेट बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है वो डबल रेट कब होगा, सीधी सी बात है रेट तभी डबल होगा जब हमारे पास ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डबल किया जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डबल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो SN1 रिएक्शन है उसके केस में जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करता है, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर, क्योंकि सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं करता। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द गैप इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हेल्प्स टू गेस। ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑप्शन बी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ऑप्शन सी चार्ज ऑन एन एटम, ऑप्शन डी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने वो जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव किया, उसके बाद अगर हम सेकंड को रिमूव करें तो जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज है इनके बीच में गैप होगा, तो उस गैप से हमें क्या पता चलेगा, मतलब कि इन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के बीच में जो गैप आएगा उससे क्या चीज़ मालूम होगी। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप है वो बहुत बड़ा है, उसका मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके कंपैरिजन में सेकंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस गैप से हमें क्या पता चलेगा, अगर गैप वो बड़ा हो तो सीधी सी बात है जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो उसके कंपैरिजन में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी, तो उससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल के हिसाब से जो इनर शेल था तो सेकंड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे था, भी इतनी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जब इनर शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू वैलेंस शेल जो एनर्जी लग रही है उससे ज़्यादा लगेगी तब, क्योंकि जो इनर शेल है वो न्यूक्लियस से करीब है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, तभी ज़्यादा एनर्जी वहाँ से रिमूव करने में लग रही है। अगर वैलेंस शेल के अंदर ही होता तो जितना पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी लगी तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लगती। उसका मतलब कि ये किसी अंदर वाले शेल में है, तभी हमें जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगी वो क्या थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी, तभी इतना बड़ा गैप आया। तो उससे हमें क्या पता चला कि वैलेंस शेल के अंदर तो वो पहला जो इलेक्ट्रॉन था वही है, और जो हमारे पास ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल के अंदर नहीं है, ये पता चल गया गैप बड़ा था। और अगर हम बात करें हमारे पास इस गैप की, अगर ये गैप बहुत छोटा है तो उससे हमें क्या पता चलेगा, अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल थोड़ी बहुत ही डिफरेंट हो, तो उससे हमें पता चलेगा कि सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए भी हमें तकरीबन सेम एनर्जी देनी पड़ेगी। उसका मतलब कि वो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी किसके अंदर मौजूद है, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास उसी सेम वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वैलेंस शेल के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन है।
उसका मतलब कि हमें क्या पता चल रहा है इन एनर्जी के बीच में जो गैप है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर को क्या कहा जाता है, उनके नंबर को कहा जाता है वैलेंसी। तो उसका मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो गैप है किसी भी एलिमेंट के लिए, वो उस एलिमेंट की हमें क्या बताता है, वैलेंसी बताता है। तो उसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हमारे पास जो ग्लास होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, सीडो सॉलिड या सेमी सॉलिड। तो हमारे पास जो ग्लास होता है वो एक्चुअली सीडो सॉलिड होता है। तो सीडो सॉलिड क्या होते हैं, हमारे पास जो सीडो सॉलिड्स होते हैं वो एक सॉलिड्स ही होते हैं, बट इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज नहीं होते। इसकी वजह से इनकी एक डेफिनेट शेप नहीं होती, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं सीडो सॉलिड। सीडो का मतलब होता है फाल्स, मतलब ये फाल्स सॉलिड, मतलब सॉलिड होते तो सॉलिड है बट इनके अंदर स्पेसिफिक एक शेप नहीं होती। तो ग्लास हमारा जो होता है वो सीडो सॉलिड होता है, और ये सीडो सॉलिड जो होते हैं इनको सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। तो ग्लास जो होता है हमारा वो सीडो सॉलिड होता है, सी ऑप्शन। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, बॉन्ड फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए लॉस ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी गेन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी नो एनर्जी चेंज, या ऑप्शन डी शेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो बॉन्ड फार्मेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, तो हमारे पास जब बॉन्ड फार्मेशन होती है किन भी दो एटम्स के दरमियान, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्यों है, तो जब हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई एटम है उसके अंदर अनस्टेबिलिटी होती है, तो अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, जो रेस्पेक्टिव दूसरा एलिमेंट होगा उसके एटम के साथ बना लेगा बॉन्ड। तो जब हमारे पास बॉन्ड बनता है तो क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो जब स्टेबिलिटी हमारे पास आएगी तो उसका मतलब कि एनर्जी तो सीधी सी बात है कम होगी, क्योंकि जब भी हमारे पास सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है तो क्या होती है, एनर्जी कम होती है। तो इसी वजह से जब दो एटम्स आपस में मिलेंगे, बॉन्ड बनेगा उनके दरमियान, तो स्टेबिलिटी आने की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो उन एटम्स के मिलने से जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा उसकी एनर्जी उन इंडिविजुअल एटम्स की जो एनर्जी थी उसके कंपैरिजन में बहुत कम होगी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का जो लॉस है वो हो जाता है जब दो एटम्स मिलते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ही हमारे पास दो एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। तो स्टेबिलिटी आएगी मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन, लॉस ऑफ एनर्जी। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं दिया गया पूरा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन, जो वोलर प्रिपेयर यूरिया फ्रॉम, तो जो साइंटिस्ट थे वोलर उन्होंने यूरिया को कहाँ से प्रिपेयर किया, तो जो साइंटिस्ट वोलर थे उन्होंने यूरिया को प्रिपेयर किया था इनऑर्गेनिक एक मटेरियल था जिसको कहा जाता है अमोनियम साइनेट, उससे। तो अमोनियम साइनेट को जब वाटर के साथ बॉयल किया तो उसके नतीजे में यूरिया की फॉर्मेशन हुई। तो जो अमोनियम साइनेट होता है NH4CnO, तो इसी अमोनियम साइनेट से यूरिया को वोलर ने प्रिपेयर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, अमोनियम साइनेट। 38 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू अ सिस्टम बाय, तो किसी भी सिस्टम को एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है। तो हमारे पास कोई भी जो सिस्टम होता है उसको एनर्जी किस तरीके से दी जाती है, एक तो हीट के फॉर्म में, दूसरा वर्क के फॉर्म में। मतलब कि जब किसी सिस्टम को एनर्जी का ट्रांसफ़र करना होता है तो या हीट दी जाती है या फिर वर्क किया जाता है, क्योंकि जब हीट करेंगे तो भी सिस्टम को एनर्जी मिलेगी और जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो भी उसको एनर्जी मिलेगी। आप देखेंगे जब सिस्टम को हीट दी जाएगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, उसका मतलब कि उसको एनर्जी का सप्लाई हो रहा है, तभी उसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है हीट सप्लाई करने से। और ऐसा ही वर्क के केस में होता है, जब वर्क किया जाएगा सिस्टम पे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, उसका मतलब कि हम इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, मतलब दूसरी एनर्जी दे रहे हैं। तो वर्क भी हमें हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक मीन है, एक सोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हीट एंड वर्क बोथ। तो उसका मतलब कि हीट और वर्क दोनों के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है टू अ सिस्टम। 39 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर डैश इन स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ऑप्शन ए 2 डायमेंशनल, ऑप्शन सी 3 डायमेंशनल, ऑप्शन सी यूनी डायमेंशनल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं इन स्ट्रक्चर, मतलब कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, 3D, 3 डायमेंशनल।
तो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास बी, 3 डायमेंशनल। उसके बाद व्हाट इज़ द जनरल ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉन्ग पीरियड। तो पीरियड के अलॉन्ग अगर आप देखें तो हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो उसका हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है अलॉन्ग पीरियड। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है अलॉन्ग द पीरियड, वो क्या होती है हमारे पास, जो स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में होती है हमारे पास इंक्रीज़, फिर स्टार्ट में इंक्रीज़ होने के बाद वो मिडिल तक तो इंक्रीज़ होती रहती है, पीरियड का जो बिल्कुल मिड वाला पोर्शन होता है वहाँ तक इंक्रीज़ होती है, और मिड पोर्शन के बाद फिर से डिक्रीज़ होना शुरू होती है और एंड तक बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे पास जो पीरियड होगा बिल्कुल उसकी स्टार्टिंग होगी जहाँ पे, तो वहाँ से अगर हम देखेंगे उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगी। बट जब बिल्कुल मिडिल आ जाएगा पीरियड का तो वहाँ तक तो इंक्रीज़ होंगी, पर मिडिल के बाद क्या हो जाएंगी, फिर से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो उसका मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इंक्रीजेज अप टू मिडिल देन डिक्रीजेज। मतलब मिडिल जो होगा वहाँ तक तो वो इंक्रीज़ होगी पीरियड के, बट पीरियड का जो मिडिल होगा उसके बाद फिर से डिक्रीज़ होना शुरू होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। ए ऑप्शन में CH3Cl इनकरेक्ट, ऑप्शन बी में CH2Cl2 ये भी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी में ये करेक्ट दिया गया है CHCl3। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, CHCl3। तो इसका जो IUPAC नेम होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म का वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो होगा हमारे पास ट्राईक्लोरोमीथेन। आप देख सकते हैं इसके फार्मूला से, इसका फार्मूला है CHCl3, तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, ट्राईक्लोरोमीथेन। तो क्लोरोफॉर्म या फिर जो ट्राईक्लोरोमीथेन होता है उसका फार्मूला होता है CHCl3, ऑप्शन सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो हमें फैटी एसिड दिए गए हैं इनमें से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है। हमारे पास ये जो पाल्मेटिक एसिड होता है ये सेचुरेटेड होता है, स्टीयरिक एसिड भी सेचुरेटेड होता है, जो ओलियक एसिड होता है ये अनसेचुरेटेड होता है, और ये जो इथेनॉइक एसिड है या एसिटिक एसिड ये भी हमारे पास होता है सेचुरेटेड। तो ऑप्शन सी जो है ओलियक एसिड ये हमारे पास है अनसेचुरेटेड, सी ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्शन विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको हम समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जब अल्काइल हैलाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन होगा इन अल्कोहल, तो उसके नतीजे में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास जो इथाइल क्लोराइड है उसका, और उसका रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और कौन सा है वो अल्कोहलिक मीडियम हमारे पास है अल्कोहल वाला अल्कोहलिक मीडियम है। तो उसके अंदर जब अल्काइल हैलाइड जो कि इथाइल क्लोराइड उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो जब अल्कोहलिक मीडियम होता है तो तब क्या होता है, जब अल्काइल हैलाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो वो होता है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन में क्या होगा, हमारे पास जो दो कार्बन एटम्स हो गए जो एडिशेंट वाले, वहाँ से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव होते हैं। तो ये जो कार्बन है हमारे पास, इससे हमारे पास क्लोरीन रिमूव हुआ, और ये जो कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, इस कार्बन की भी, तो इनके बीच में बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो उसका मतलब किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे इथीन की फॉर्मेशन हुई। जो इथीन क्या था हमारे पास, अल्कीन। तो उसका मतलब कि जब हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाएगा, वो भी अल्कोहलिक मीडियम में, तो क्या होगा, अल्कोहलिक मीडियम की वजह से वहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उस एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास, अल्कीन। तो उसका मतलब कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया जाए इन अल्कोहल तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम लिखेंगे आंसर में अल्कीन। मतलब कि हमें अल्कीन मिलेगा। बट ये जो रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, तभी हमें अल्कीन मिलता है, और वो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है अल्कोहल की वजह से। बट
कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड और जो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका रिएक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो किस केस में होगा, जब हमारे पास जो मीडियम है वो होगा एक्विस मीडियम। जब अल्कोहलिक मीडियम हो तो इस रिएक्शन के नतीजे में अल्कीन मिलेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बट जब हमारे पास अल्कोहलिक मीडियम ना हो, हमारे पास एक्विस मीडियम हो, तो उसके केस में क्या होगा, ये सेम जो रिएक्शन है इसके नतीजे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और हमें प्रोडक्ट में अल्कोहल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इथाइल अल्कोहल मिला है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हुआ इसका एक्विस मीडियम में तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल है इसके अंदर ये यहाँ पे गया और यहाँ पे जो क्लोराइड था न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस कर दिया और उसके नतीजे में हमारे पास फॉर्मेशन हो गई ROH, मतलब अल्कोहल। ये जो देख रहे हैं आप ROH, इथाइल अल्कोहल जो यहाँ पे हमें मिला है इथाइल क्लोराइड से। तो इस तरीके से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो ये पॉसिबल होता है जब हमारे पास मीडियम हो एक्विस मीडियम। तो ये आपको याद रखना है, जब अल्कोहलिक मीडियम हो तो हमें अल्कीन मिलेगा, इस रिएक्शन के नतीजे में एक्विस मीडियम हो तो हमें अल्कोहल मिलेगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास अल्कीन्स, डी ऑप्शन। मतलब कि जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, कार्बोक्सिलेज आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एंजाइम। तो जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम की किस टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास लिगेज। मतलब जो लिगेज एंजाइम की एक टाइप होती है तो कार्बोक्सिलेज जो होते हैं उनका उस क्लास से ताल्लुक़ होता है, वो है हमारे पास लिगेज, ऑप्शन डी ऑप्शन। लिगेज हमारे पास एंजाइम्स का वो टाइप है जो कि कोई भी दो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं, मतलब उन लार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में एक किस्म का बॉन्ड बना देते हैं, तो उनको कहा जाता है लिगेज। तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो लिगेज ग्रुप ऑफ एंजाइम से ताल्लुक़ रखता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद आयोडोफॉर्म टेस्ट इज़ परफॉर्म टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। जो हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट होती है उसको परफॉर्म किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब कि इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होती है वो क्या होती है, आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास ऐसी टेस्ट होती है जिसके अंदर आयोडीन और हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्विस सॉल्यूशन होती है, NaOH की जो एक्विस सॉल्यूशन होगी, तो उसको किया जाता है यूज़। तो हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो इथाइल अल्कोहल होता है वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। मतलब कि जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो उसके नतीजे में ही हमें आयोडोफॉर्म की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं जब हमारे पास इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन होता है इन रिएजेंट से। तो इथाइल अल्कोहल वो वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो जब हमें इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करना हो किसी और प्राइमरी अल्कोहल से या फिर मीथेनॉल से तो क्या किया जाएगा, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज़ की जाएगी। दूसरे भी काफ़ी पर्पस होते हैं जिनके लिए यूज़ होती है ये। तो जो हमारे पास इथेनॉल है उसको जब डिस्टिंग्विश करना होता है मीथेनॉल से या फिर दूसरे प्राइमरी अल्कोहल से तो तब ये टेस्ट यूज़ करते हैं। जो दूसरी हमारे पास अल्कोहल्स होंगे वो ये टेस्ट नहीं देंगे, मतलब इस टेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे, जबकि हमारे पास जो इथेनॉल होगा वो वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो इसके नतीजे में आयोडोफॉर्म की प्रोडक्शन कराएगा। तो ये टेस्ट यूज़ होती है इस तरीके से हमारे पास मीथेनॉल और इथेनॉल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए। बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, द पीक्स फॉर्म्स इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ शोज नंबर ऑफ डैश ऑफ एन एलिमेंट। तो जो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसके अंदर कह रहा है कि जो पीक्स बनती हैं तो वो कोई भी एलिमेंट होता है उसके किस चीज़ का नंबर शो करती हैं। तो हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ वाली पूरी जो टेक्निक होती है इससे हमें एलिमेंट का जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं वो पता चलते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इफ़ अ सर्टेन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है।
क्योंकि सीधी सी बात है, जब कोई न्यूट्रल एटम होगा उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होगा। जब वो अब इलेक्ट्रॉन दूसरा गेन करेगा तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगी, मतलब कि वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसके ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव हो जाएगा। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के नतीजे में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए। और 48 नंबर क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SO2 इज। जो हमारे पास SO2 होता है उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसकी मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है एंगुलर, मतलब कि उसके मॉलिक्यूल की अगर आप ज्योमेट्रिक शेप देखें वो होगी एंगुलर। सी ऑप्शन। उसके बाद हीट इज़ द एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द। ऑप्शन ए सराउंडिंग्स, ऑप्शन बी बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन सी ओनली विद इन द सिस्टम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास जो हीट होती है वो ऐसी एनर्जी होती है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूव करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। तो सिस्टम और सराउंडिंग के केस में अगर हम हीट का कॉन्सेप्ट लें तो वो एनर्जी जो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ फ्लो करे ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसको कहा जाएगा हीट। तो जब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट का फ्लो होगा तो वो किसके अक्रॉस होगा, तो वो हमारे सिस्टम की जो बाउंड्रीज होंगी उसके अक्रॉस होगा, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम होता है उसकी बाउंड्री होती है। तो सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी या सिस्टम को सप्लाई होगी फ्रॉम सराउंडिंग, तो सीधी सी बात है जो बाउंड्रीज होंगी उनकी अक्रॉस वो फ्लो करेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हीट इज एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द। तो अक्रॉस किसके वो मूव करेगी, हीट इन थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम वाला जो केस है उसके अंदर, तो वो बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम के अक्रॉस फ्लो करेगी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन टू बेंजीन बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज। तो हमारे पास जो एन हेक्सेन का कन्वर्जन होता है बेंजीन में बाय हीटिंग, उसको क्या कहा जाता है। तो हमारे पास जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। एन हेक्सेन क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड। तो दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं दूसरे टाइप के, उनसे अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बने जैसे बेंजीन, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, विच मेटल इज पैरामैग्नेटिक। तो ये जो ऑप्शन में दिए गए क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, तो इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा हो तो हम कहेंगे वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद होंगे तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्टेड होगा। तो अगर आप देखें ये सारे जो हमारे पास एलिमेंट है ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सबशेल के अंदर। क्रोमियम के अंदर भी होते हैं, मैंगनीज के अंदर भी होते हैं, आयरन के अंदर भी होते हैं। तो इसकी वजह से ये सारे जो है हमारे पास वो हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। आयरन जो होता है खास तौर पे वो पैरामैग्नेटिज्म का ही स्पेशल टाइप होता है, फेरोमैग्नेटिज्म उसके अंदर आ जाता है, मतलब कि आयरन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, इसकी वजह से इसको फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। बट ये सारे हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं सब। तो डी ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर होगा। सो 52 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मतलब कि हमारे पास जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन होता है इथाइल अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो उसके नतीजे में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, तो वो हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जब एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो हमारे पास जब एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो उसके नतीजे में हमें मिलेगा इथाइल एसीटेट, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे पास जो अल्कोहल होता है उसका रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके नतीजे में ईस्टर की फॉर्मेशन होती है, मतलब ईस्ट्रीफिकेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में ईस्टर और वाटर बनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ईस्टर बनेगा इनके कॉम्बिनेशन से, वो बनेगा हमारे पास इथाइल एसीटेट, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन के अंदर, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन। ऑप्शन ए रिएक्टेंट साइन कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, या ऑप्शन सी एडिंग एन इम्प्योरिटी, या ऑप्शन डी बाई कैटेलिस्ट। तो हमारे पास जो कोई भी सॉल्यूशन होती है उसकी कंडक्टिविटी चेंज होती है
इनमें से किस चीज़ को चेंज करने से। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप देखें ऑप्शन ए के अंदर रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि हमारे पास जो सॉल्यूशन के अंदर आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो आयोनिक कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड करती है। हमारे पास जितने आयन्स ज़्यादा होते हैं, मतलब जितनी सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होती है, जितने आयन्स ज़्यादा होते हैं उतनी हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है सॉल्यूशन की। उसके बाद टेम्परेचर, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतनी हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो अगर आप देखें इसके अंदर पूछ रहा है इनमें से किसको चेंज करने, तो पहले अगर आप दो ऑप्शन देखें तो उनको चेंज करने से हमारे पास कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की चेंज होती है। तो किसी भी एक ऑप्शन को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते इसमें से, क्योंकि दोनों ये पहले करेक्ट है हमारे पास। 54 नंबर क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n is equal to 5 to n is equal to 2 हैविंग वेव नंबर इक्वल टू दिस, इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज विल इट फॉल। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, मतलब कि जो हाई एनर्जी हमारे पास शेल है जो कि नंबर 5, वहाँ से लो एनर्जी वाला जो शेल है जो कि सेकंड नंबर, उसमें जंप कर रहा है, तो उसके नतीजे में जो रेडिएशन वो एमिट करेगा तो वो किस स्पेक्ट्रल सीरीज़ के अंदर लाए करेगा। तो जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, तो सीधी सी बात है वो उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी वाला रेडिएशन एमिट करेगा। और इस केस में जब 5 नंबर से सेकंड नंबर में जब वो जंप करेगा तो उसके नतीजे में जो वो रेडिएशन एमिट करेगा तो वो हमारे पास आ जाएगा जो बामर सीरीज होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसके अंदर लाई करेगा, बी ऑप्शन। 55 number question, effect of change in pressure for a reaction with different number of moles at reactant and product sites are। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उन रिएक्शंस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो वो रिएक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं, तो ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऑप्शन बी के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन सी के अंदर रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन, या डी के अंदर ऑल ऑफ दीज। चेंज इन प्रेशर से इफेक्ट किस रिएक्शन पे होगा, तो वो होगा हमारे पास रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन पे, मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर गैसेस इक्विलिब्रियम हो, मतलब गैसियस चीज़ें हो उसके अंदर, तो सी ऑप्शन। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, द क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इन फ्रैक्शन बाय, ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी फ्रैक्शनल सब्लिमेशन। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसको फ्रैक्शंस के अंदर, मतलब डिफरेंट उसके जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर सेपरेट किस तरीके से किया जाता है। तो हमारे पास जो क्रूड पेट्रोलियम पेट्रोलियम जो होता है उसको क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है या क्रूड ऑयल होता है, तो इसको किस तरीके से इसके फ्रैक्शंस के अंदर सेपरेट किया जाता है वो हमें बता रहा है। तो ये जो हमारे पास क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम होता है, ये क्या होता है, ये डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक मिक्सचर होता है। ये एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल होते हैं, किसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर। तो वो जो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, डिफरेंट जो उसके अंदर ये कंपोनेंट्स हैं, उनको पेट्रोलियम से सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में क्या होता है कि पेट्रोलियम की कंपोजिशन में जो जो कंपाउंड्स आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो उसकी मदद से क्या होता है, हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है वो सेपरेट हो जाता है फ्रिक्शंस के अंदर, मतलब उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट फ्रिक्शंस होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, इनकी बॉइलिंग पॉइंट होती है अलग अलग। तो किया क्या जाता है, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर पेट्रोलियम को हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक, और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जो जो उनके कंपोनेंट पेट्रोलियम के अंदर मौजूद हैं, जो जो कंपोनेंट्स, जैसे उनकी बॉइलिंग पॉइंट अचीव होती है तो वो क्या होते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं पेट्रोलियम से, मतलब एवापोरेट होके अलग हो जाते हैं वो, और फिर उनको कंडेंस कर लिया जाता है। और इस तरीके से पेट्रोलियम के अंदर जितने भी वो फ्रैक्शंस हैं वो अपनी अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे अलग होते जाते हैं। तो उसके लिए पेट्रोलियम को कंटिन्यूसली हीट किया जाता है और इस तरीके से डिफरेंट उसके फ्रैक्शंस कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। तो इस टेक्निक को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी ऑप्शन। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो पीएमसी की पेड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 थी उसका जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसको कम्प्लीटली सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए।
तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।